नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे भारत के संविधान का सिर्फ एक वाक्य अधिकारों के एक पूरे ब्रह्मांड का, एक पूरी यूनिवर्स का सोर्स बन गया। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसकी व्याख्या भारत की अदालतें दशकों से कर रही हैं। सवाल यह है कि आखिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ में है एक मूलभूत अनुच्छेद, एक फाउंडेशनल आर्टिकल जो इन सभी अधिकारों के लिए एक बीज की तरह काम करता है, और वो है अनुच्छेद 21। ये जो एक लाइन है ना, यही वो नींव है। लेकिन इसकी असली ताकत छुपी है तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में। वो शब्द हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी के भी जीवन या आज़ादी पर रोक तभी लगाई जा सकती है जब एक कानूनी तौर पर सही और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया गया हो, बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के नहीं। और एक मज़ेदार बात यह है कि ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अदालतों ने जीवन शब्द के मायने ही बदल दिए। इसे सिर्फ सांस लेने या जिंदा रहने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक गरिमा के साथ जीवन में तब्दील कर दिया। और ये जो विकास हुआ है ना, ये कमाल का है। इससे पता चलता है कि कैसे हमारी न्यायपालिका ने समय के साथ अपनी व्याख्याओं के जरिए अनुच्छेद 21 में नए नए अधिकार जोड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ से नई नई शाखाएं निकलती हैं। मिसाल के तौर पर परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का मामला देखिए। इस केस ने यह तय कर दिया कि तुरंत मेडिकल मदद देना सरकार का कर्तव्य है और इसमें किसी भी प्रोसेस की वजह से देरी नहीं होनी चाहिए। यह केस एक सड़क दुर्घटना के बाद सामने आया था और इसने भारत में इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। तो जैसे जीवन के अधिकार का दायरा बढ़ा, ठीक उसी तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी का मतलब भी और ज्यादा बड़ा होता गया। अदालतों ने यह साफ किया कि आज़ादी का मतलब सिर्फ जेल में न होना या शारीरिक तौर पर आज़ाद होना नहीं है, बल्कि इसमें विदेश जाने और वापस आने का अधिकार और किसी भी मामले में जल्दी सुनवाई का अधिकार, ये सब भी शामिल हैं। और फिर आता है एक लैंडमार्क केस, जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। इस मामले ने तो निजता यानी राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार के तौर पे मजबूती से स्थापित कर दिया। मतलब सरकार की दखलंदाजी से हर व्यक्ति को सुरक्षा मिली। अच्छा, इसी गरिमापूर्ण जीवन की सोच से समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए भी खास सुरक्षा के उपाय निकले, जैसे कि बच्चे और वो मजदूर जिनका शोषण होता है। अनुच्छेद 21 से निकली एक और बहुत बड़ी शाखा है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, क्योंकि यह माना गया कि शिक्षा के बिना एक सम्मानजनक जीवन नामुमकिन है। पर हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अधिकार रातों रात नहीं मिला। इसे हकीकत बनाने में कई साल लगे, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, तब जाकर संविधान में किया गया एक वादा असलियत में बदला। हमारा संविधान शोषण के खिलाफ भी एक ढाल की तरह काम करता है, और ये दो तरह के शोषण में साफ साफ फर्क करता है। एक है किसी से भी जबरदस्ती काम करवाना और दूसरा है खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा। और अनुच्छेद 24 ने एक साफ लकीर खींच दी है। किसी भी कारखाने या खान में 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करवाया जा सकता। चलिए अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं। ये देखते हैं कि हमारा संविधान एक तरफ देश की सुरक्षा और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाता है, खासकर गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में। यहाँ अनुच्छेद 22 एक तरह के सुरक्षा कवच का काम करता है। ये पक्का करता है कि गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना हो। इसके तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। इससे ज्यादा देर हिरासत में नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसी के साथ संविधान एक और चीज की इजाजत देता है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को कोई जुर्म करने से रोकने के लिए शक के आधार पर पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है। और ये काफी विवादास्पद प्रावधान है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं
हमारे मौलिक अधिकार कहाँ खत्म होते हैं और देश की सुरक्षा की जरूरतें कहाँ से शुरू होती हैं? कैसे हम एक व्यक्ति के अधिकारों के इस बढ़ते दायरे और देश की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत का लोकतंत्र आज भी लगातार ढूंढ रहा है।